जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों हम लोग कल की क्लास में सीटेट में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शंस में 15 क्वेश्चंस को देखे थे। आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग 15 क्वेश्चंस के आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? इसके 4 ऑप्शंस दोस्तों दिए गए हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस में सबसे एक्यूरेट जो ऑप्शन है वो दोस्तों निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह ऑप्शन दोस्तों पियाजे के सिद्धांत में नहीं कहा गया है और इसलिए निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ऐसा पियाजे ने अपने सिद्धांत में नहीं कहा है। तो इसलिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। प्रतीकात्मक विचार का विकास निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो अहमन्यता भी पूर्व संक्रियात्मक विचार में आता है, अनुत्क्रमणीयता भी आता है, ध्यान केंद्रित भी रहता है बच्चों का। लेकिन दोस्तों प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में नहीं दिखाई देता। इसलिए दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रिक्त स्थान दिया गया है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। चौथा ऑप्शन है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह समय बिताने का सुखद तरीका है। ये जो ऑप्शन है दोस्तों इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि खेल युवा बच्चों के विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चे इस खेल को खेल करके अपने को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों इसके लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसके दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? और चौथा ऑप्शन है सही जवाब क्या है? तो 19वें क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर दोस्तों दूसरा हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हमें कैसे हल कर सकते हैं। यह बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि इसमें बच्चा कई प्रकार के तरीकों से किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए सोचता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो है दूसरा हो जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। दूसरा है परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तीसरा ऑप्शन दिया गया है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। चौथा ऑप्शन है दोस्तों थीमेटिक इकाइयां या नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, करके सीखना, सहयोग से सीखना जो है बच्चे इसमें प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जब बच्चे करके सीखते हैं और परियोजना से सीखते हैं और एक दूसरे से मिल बांट करके सीखते हैं, एक दूसरे से पूछताछ करके सीखते हैं, तो ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है। इसलिए बच्चों के लिए प्रगतिशील शिक्षा में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त उत्तर माना जाएगा। इसलिए दोस्तों 20वें का तीसरा आंसर हमारा सही होगा।
अब दोस्तों हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में प्रगति में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जीवन सच्चा शिक्षक है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। तो दोस्तों यह जो प्रगतिशील शिक्षा है वो हमें क्या बताता है? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। यही उत्तर इसका दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, तो इसके लिए दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में 22वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 22वां क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये है, आ गया। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। दूसरा ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। और चौथा ऑप्शन इसके लिए है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन स्थापित किया था। इसलिए दोस्तों 22वें क्वेश्चन के लिए हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग 22 का तीसरा। दोस्तों अब हम लोग 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं। और 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। चौथा ऑप्शन दिया गया है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो दोस्तों निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र है वो पहला ही ऑप्शन इसके लिए एकदम उपयुक्त माना जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उसको दोस्तों निकटवर्ती विकास में संदर्भित करने का सबसे उपयुक्त उत्तर ऑप्शन से प्रदर्शित होता है। अब हम लोग दोस्तों 24वां क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों उभयलिंगी व्यक्तित्व। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उपयुक्त उत्तर है, हमें यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए जो स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो दोस्तों उभयलिंगी व्यक्तित्व तो एक प्रकार से दोनों जब व्यक्तित्व के लक्षण मिल जाते हैं तो ऐसा व्यक्तित्व उभयलिंगी व्यक्तित्व माना जाता है। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त उत्तर चौथा ही माना जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर चौथा हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 25वां क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपके दोस्तों 25वां क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संस्कृति, ट्यूशन या मीडिया या सामाजिकरण। तो बच्चे अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जैसे संस्कृति और मीडिया और सामाजिकरण में जो है लिंग भूमिकाएं बच्चों द्वारा समझ में आती है और ट्यूशन में सबको एकीकरण के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे बस वनली ट्यूशन के को छोड़ के और सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब दोस्तों हम लोग 26वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे स्क्रीन पे ये रहा 26वां क्वेश्चन। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि इसके 4 ऑप्शन है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। चौथा ऑप्शन है 26वें के लिए उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर तीसरा होगा। वे मुख्य रूप से संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है। दोस्तों हम लोग 27वां क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। चौथा ऑप्शन है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए दोस्तों एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जो है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही होगा। यानी ये चौथा इसका 27वें का चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है कि एकाधिक बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है, यही इसमें कहा गया है।
दोस्तों हम लोग 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये देखिए दोस्तों, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तो दोस्तों देखिए, शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो 28वें का सबसे उपयुक्त उत्तर तीसरा है, क्योंकि यह सकारात्मक भी है और हमें सकारात्मक उत्तर को चयन करना होता है। दोस्तों देखिए, अब 29वां क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन है या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। और चौथा ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, या दूसरा जो इसका ऑप्शन है या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, इसका ऐसा कोई मूल्यांकन से संबंधित दोस्तों तथ्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर दोस्तों दूसरा हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग तीसरा प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न को देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। चौथा ऑप्शन है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तो दोस्तों देखिए, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण जो है जब अनुवांशिकता और समझने से तालमेल बैठाते हैं, तो इसका दोस्तों सबसे उपयुक्त उत्तर दूसरा आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बाल विकास शिक्षा शास्त्र से पूछे गए सीटेट में प्रश्न पत्र की श्रृंखला हम लोगों ने आज इस वीडियो में दोस्तों देखा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी से संबंधित प्रश्न पत्रों की श्रृंखला इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। और दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।